नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज की ये 29वीं क्लास है। और पीछे के क्लास में हमने जहांगीर और शाहजहां को देखा था। इस क्लास के माध्यम से हम औरंगजेब की चीज़ों को कवर करेंगे। और औरंगजेब का जो शासनकाल होता है 1658 से 1707 तक आप लोग जान ही रहे होंगे। औरंगजेब की दक्कन नीति क्या थी देखेंगे, मराठों से उसके जो संघर्ष होते हैं उसकी चर्चा करेंगे, धार्मिक नीति कैसी थी। साथ ही साथ औरंगजेब की राजपूत नीति महत्वपूर्ण होता है। देखिए, मुगल शासकों में दो ही लोग की राजपूत नीति ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो अकबर की होती है और दूसरी जो है औरंगजेब की। एक की राजपूत नीति ऐसी होती है, मतलब अकबर की जो राजपूत नीति ऐसी थी कि राजपूत उसकी कमर की तलवार की तरह थे, और औरंगजेब की राजपूत की नीति ऐसी थी कि जो राजपूत थे जो कमर की तलवार हुआ करते थे अकबर के समय में, औरंगजेब के समय तक आते आते वो गर्दन की तलवार बन गए थे। फिर औरंगजेब के समय में हुए प्रमुख विद्रोहों की चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग बने रहिएगा 20-25 मिनट। और यहाँ से विश्वास मानिए, अगर आप धैर्य से चीजों को देखेंगे तो फिर आपको अन्यत्र कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आपके परीक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं यहाँ हो जाएंगी। क्लास का जो हमारा टाइम टेबल है, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे क्लासेज होती हैं। तो आप लोग इस समय जरूर चैनल पे बने रहिए। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये क्या रहता है? तो ये औरंगजेब की टाइटल रहती है। जब वो बादशाह बनता है तो इसी टाइटल से बादशाह बनता है। और देखिए, ये 3-4 जो मुगल बादशाह हैं, हुमायूं का, फिर अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का, तो इसको तो टाइटल को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं, विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। तो ये तो मैंने पीछे वाले क्लास में बताया ही था कि भाई 14 संतान पैदा हुए थे मुमताज महल से, जिसमें से 4 मेल और 3 फीमेल चाइल्ड जो है वो जीवित रहे। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, और इन्हीं का एक उपनाम है राबिया बीबी, तो इनसे हुआ था, दिलरास बानो बेगम से हुआ था। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया था। तो मैंने बताया था कि जब सामूगढ़ की जो युद्ध हुई थी, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई थी, तो औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया था, और उसके बाद पुनः ये अपना एक राज्याभिषेक और कराता है। तो मुगल शासकों में ये ऐसा बादशाह था कि इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। तो एक तो सामूगढ़ की विजय के बाद कराया था 1658 ईस्वी में, और औरंगजेब खंजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः, देखो खंजवा का जो युद्ध हुआ था उसमें सुजा पराजित हुआ था, और देवराई के युद्ध में दारा पराजित हुआ था, को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। तो ये भी जो है आप डाटा जानते रहिएगा। औरंगजेब की अब दक्कन नीति की चर्चा करते हैं। तो औरंगजेब शाहजहां के काल में 1636 से 44 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा, और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी बनाया। तो मतलब मुगलों में एक प्रमुख जो शासक होता है औरंगजेब, तो आप लोग देखेंगे कि थोड़ा सा दक्कन में उसकी संलिप्तता अधिक होती है। वनस्पत देखिए, संलिप्तता तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर सफलता देखा जाए तो औरंगजेब को ज्यादा मिलती है। वो क्यों मिलती है? जब इसके फादर मतलब शाहजहां सत्तासीन रहते हैं, तो ऐसे में ये दक्कन के क्षेत्र को ही जो है वो नियंत्रित करता है, और इसका अधिकांश में सोचिए कि 36 से 44 करीब 8 साल दक्कन की ही राजनीति में बीता था। तो ऐसे में, और वैसे भी आप देखेंगे तो अब विस्तार कहाँ करेंगे, पूरा उत्तर भारत लगभग अंग्रेजों के पास था, तो बच रहा था साउथ, तो साउथ में ही इसने विस्तार करने की सोची।
औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इनके अस्तित्व को समाप्त किए मराठों की शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता था। तो जो ये दक्कन की शक्ति थी, जिसमें गोलकुंडा था, बीजापुर था, तो इन लोगों की शक्ति को तभी मतलब अगर नहीं समाप्त किया जा सकता तो मराठों से निष्कंटक रूप से जो है औरंगजेब वो निपट नहीं सकता था। तो इसीलिए उसने करता क्या है, सबसे पहले दक्कन के जो क्षेत्र है उनको विजित करता है और फिर मराठों से प्रत्यक्ष युद्ध करता है। औरंगजेब ने 1655 ईस्वी में राजा जय सिंह को बीजापुर एवं शिवाजी को दमन करने के लिए भेजा था। तो जो इनके कमांडर होते हैं राजा जय सिंह, जयपुर के होते हैं, और इनको जो है बीजापुर और शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया। फलस्वरूप सर्वप्रथम जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया। तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी तो उसमें दो पार्टी थे, एक तो मुगल कमांडर जय सिंह होते हैं और उधर से शिवाजी होते हैं। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। किंतु उसे बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और रास्ते में बुरहानपुर में जय सिंह की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने तो इन्हें भेजा था बीजापुर और शिवाजी को एक तरीके से हस्तगत करने के लिए। शिवाजी पे ये निर्णायक साबित होते हैं और पुरंदर की संधि के लिए बाध्य भी कर लेते हैं, लेकिन बीजापुर पे ये नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते और रास्ते में ही इनकी डेथ हो जाती है। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बीजापुर का जो अंतिम सुल्तान होता है कौन? तो सिकंदर आदिल शाह, यही औरंगजेब के सामने में समर्पण करता है और बीजापुर औरंगजेब के समय में ही मुगल का पार्ट बना। बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने के बाद औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो बीजापुर के बाद एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय शक्ति होती है गोलकुंडा की होती है और गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाकर ही वह निष्कंटक रूप से मराठों से संघर्ष करना चाहता था, क्योंकि उसकी ऐसी मंशा थी। मैंने पीछे ही बताया कि भाई ये जो बीजापुर और गोलकुंडा है इनको जब पूरी तरीके से हरा ले, मतलब इनके अस्तित्व को समाप्त कर दे, ताकि मराठे जो है भविष्य में अगर कोई गठजोड़ भी बनाना चाहे तो वो ना बना पाए और फिर हम एक तरीके से पूरा निष्कंटक रूप से मराठों से युद्ध करेंगे और अंततः उसका योजना तो यही रहती है कि मराठों को भी मुगल आधिपत्य में ले आना। इसके अलावा गोलकुंडा विश्व भर में बड़े हीरो की बिक्री का एक महत्वपूर्ण बाजार था। तो गोलकुंडा सामरिक दृष्टि से तो जरूरी था ही था, साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि विश्व स्तर के हीरे की प्राप्ति यहीं होती थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं ही गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए किले को घेर लिया, किंतु 8 महीने के घेरे के बावजूद भी मुगलों को कोई सफलता नहीं मिली थी। तो 1687 ईस्वी में ये प्रयास तो करते हैं गोलकुंडा को जीतने का, लेकिन 8 महीने का घेरा भी डाले रहते हैं, आरंभ में इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। अंत में औरंगजेब ने अब्दुल्ला गनी नामक एक अफगान को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उसने अपने मालिक से विश्वासघात करके किले के द्वार खोल दिए। तो ये अब्दुल्ला गनी थे, ये गोलकुंडा में महत्वपूर्ण पद पे थे और इन्हीं को अपनी तरफ मिला के विश्वासघात से जो है गोलकुंडा को विजित करने में सफल रहा। 1887 ईस्वी में कौन? तो 1687 ईस्वी में औरंगजेब मुगलों के किले को जीतकर अक्टूबर 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो गोलकुंडा की विजय औरंगजेब द्वारा कब की गई थी? तो 1687 ईस्वी में की गई थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीता था। और जब अकबर ने असीरगढ़ की विजय की थी तो वहां भी कुछ इसी तरीके का मैटर था, उसे सफलता नहीं मिल रही थी और भारी धन व्यय करके कूटनीति के तहत जो है अकबर ने असीरगढ़ की विजय पाई थी। और यदि आप लोगों ने पीछे का क्लास देखा होता तो वहां से चीजें आप लिंक स्थापित कर पा रहे होते। ये हमारे संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक तो हमारा जो है आरोप के लिए है मुख्य परीक्षा को लेकर के, दूसरा जो बैच है हमारा पीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम। तो ये दोनों बैच आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है
तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, मतलब आप उसको करके दिखाते हैं, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, और फिर अंत में आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है और मॉडल आंसर दिए जाते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से यही उद्देश्य है कि पूरे टॉपिक को आपको कवर कराया जाए और वहां से जो भी संभावित प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण PYQs है, वो सारे कवर कराते हुए आपके टॉपिक की संपूर्ण तैयारी कराई जाए। तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, अधिक जानकारी के लिए आप वहां संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं, चूंकि इसका तो टारगेट ही था औरंगजेब का कि भाई बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों के अधीनता में लाया जाए, और उसके बाद फिर अगली जो रणनीति होगी वो मराठों के खिलाफ होगी। तो गोलकुंडा और बीजापुर आ ही गए हैं, अब ये जाते हैं मराठों से संघर्ष करते हैं। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने पूना, शिवपुर, चाकन आदि किलों पर जो है वो अधिकार भी कर लिया था। तो पहला जो मुगल कमांडर कौन होता है? शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां को भारी सफलता मिलती है। पूना, शिवपुर और चाकन की किलों पर वो अधिकार कर लेता है। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना स्थित शाइस्ता खां के महल पर रात में चुपके से आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, किंतु उसका एक अंगूठा जो है कट गया था। तो शाइस्ता खां फिर चूंकि जो मराठे होते हैं वो छापामार युद्ध या गोरिल्ला जो युद्ध प्रणाली में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं, तो ऐसे में मुगलों की बड़ी सेना रहने के बाद भी एक रात्रि में मराठों द्वारा इन पे आक्रमण किया जाता है और इसमें मुगलों की काफी क्षति होती है। शाइस्ता खां खुद ही प्राण बचाने में तो सफल रहता है, लेकिन उसका अंगूठा कट जाता है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जय सिंह ने उसे पराजित कर 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया। तो जो जय सिंह जो दूसरा अभियान शिवाजी के खिलाफ हुआ, तो उसमें जो है शिवाजी पराजित होते हैं और पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य होते हैं। पुरंदर की संधि के समय विदेशी यात्री मनुची भी उपस्थित था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि के समय कौन सा विदेशी यात्री जो है वो उपस्थित था, तो वो मनुची थे, जो उस समय जय सिंह की सेवा में था। मनुची किसकी सेवा में था? तो जय सिंह की सेवा में थे। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख खून वाले 35 दुर्गों में से 23 किले जो है मुगलों को सौंपने पड़े। तो इनके अधीन जो है 35 किले थे, जिसमें से 23 किले किसके हाथ में चले गए? पुरंदर की संधि के बाद तो वो मुगलों के पास चले गए। और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। मतलब इस संधि में एक प्रावधान ये भी था कि अगर बीजापुर से कभी भी मुगल सैनिक टकराएंगे तो ऐसे में आपको अपनी सेना के साथ मुगल सेना में सहयोग करना होगा। पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत संभाजी मुगल दरबार में पंच हजारी मनसब इनको दिया गया संभाजी को, तथा शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होना था। तो ये भी उसी शर्तों के तहत था कि जो शिवाजी के पुत्र संभाजी होते हैं तो उनको पंच हजारी मतलब 5000 का मनसब प्रदान किया गया, और ये भी व्यवस्था थी कि शिवाजी जो है व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होंगे। 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरे के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से वो गुप्त रूप से फरार हो गए। और वो तो कहानी आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो फलों की टोकरी में बैठ करके वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं अपने और अपने पुत्र को। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 ईस्वी में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया। तो अभी इसी पे एक जो छावा मूवी आई है, तो आप देखते होंगे कि संभाजी के साथ एक कवि टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो कोई और नहीं, यही कवि कलश थे, और इन दोनों लोगों की शहादत एक साथ होती है। 21 मार्च 1689 ईस्वी में संभाजी की जो है वो हत्या कर दी जाती है। औरंगजेब ने शिवाजी के पौत्र साहू को, मतलब साहू कौन थे? तो ये बेसिकली संभाजी के पुत्र थे, 6000 का मनसब और राजा की उपाधि प्रदान किया था। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई, चूंकि जब संभाजी की मृत्यु हो जाती है और साहू चूंकि यही कैद में रहते हैं औरंगजेब के पास, तो ऐसे में अब सत्ता का जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो राजा राम होते हैं। ये बेसिकली संभाजी के सौतेले भाई थे,
और मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा। तो राजा राम नेतृत्व करते हैं मराठों का, और मराठी इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विख्यात है। मतलब इनका जो योगदान होता है वो काफी निर्णायक होता है, काफी ये अपने क्षेत्र में परिश्रम करते हैं और मराठों की स्वतंत्रता को बचाए रखने में भी सफल रहते हैं अपने समय तक। राजा राम ने अपनी गतिविधि का केंद्र जिंजी को बनाया था। जब अपने मालिक से औरंगजेब के वजीर असद खां एवं उसके पुत्र जुल्फिकार खां के प्रयासों से 1698 ईस्वी में मुगल सेना ने जिंजी पर अधिकार कर लिया, तब राजा राम ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। तो पहले इनका केंद्र जिंजी था, लेकिन जब जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो जाता है तो वहां से निकल करके ये सतारा को पुनः अपना राजनीतिक केंद्र बनाते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात इनकी जो पत्नी रहती हैं ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र के नाम से मुगलों से डटकर मुकाबला करती हैं। और इतिहास में तो ताराबाई के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। और अगर जो मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी करके थी, तो उसमें तो थोड़ा सा बाजीराव के चरित्र को तो थोड़ा सा दूषित टाइप का दिखा दिया था, लेकिन वहां आपको ताराबाई की चीजें स्पष्ट नजर आएंगी। औरंगजेब की यही दक्कन नीति उसके व्यक्तिगत तथा मुगल साम्राज्य दोनों के पतन का कारण बनी। तो यही है कि जो दक्कन नीति थी औरंगजेब की, वो मुगल साम्राज्य और उसके दोनों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्यों बन जाती है? क्योंकि आप सोचिए कि वो आप किस समय पूरे भारत में एक सूत्र के तहत पिरोने का काम कर रहे थे, मतलब एक केंद्र, पॉलिटिकल केंद्र के तहत आप लाना चाहते थे, जब आधारभूत संरचनाओं की भारी कमी थी। भाई वर्तमान में दिल्ली में बैठा व्यक्ति पूरे भारत को आखिर गवर्न कर ही रहा है, भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब यहीं रहते हैं और पूरे भारत की शासन सत्ता को चला रहे हैं। लेकिन आप उस समय चलाने की कोशिश कर रहे हैं जब ट्रांसपोर्टेशन की उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, संचार साधनों का विकास नहीं था। तो ऐसे में आपके हाथ दक्षिण भी नहीं लगा और उत्तर जहां आप मजबूत स्थिति में थे वहां भी आप बिखर गए। और यही कारण है कि आपके मृत्यु, मतलब औरंगजेब जब 1707 में डेथ करता है तो उसके बाद जो उत्तर मुगलवर्ती शासक होते हैं तो उनका एक क्रम ही रहता है और एक से बढ़कर एक वो अयोग्य होते हैं और अपना जो है प्रभाव बहुत जल्दी ही खो देते हैं। औरंगजेब की यही दक्कन नीति, ये तो खैर मैंने बता ही दिया। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को निस्तनाबूद कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को निस्तनाबूद कर दिया। तो विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होता है नेपोलियन, और नेपोलियन भी कहीं न कहीं स्पेन जो वर्तमान में है तो वहां जब साम्राज्यवाद का आरोपण करने लगा तो ऐसे ही कुछ मुकाबला उसको वहां करना पड़ा। और जो स्पेनिश फोड़ा था उसने जो है नेपोलियन की साख को, सत्ता को एकदम बुरी तरीके से प्रभावित किया। ऐसा ही कुछ हुआ है औरंगजेब के साथ, उसकी जो दक्कन पॉलिसी थी। अब आते हैं थोड़ा सा औरंगजेब की धार्मिक नीति की चर्चा कर लेते हैं। तो औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य इस देश को दारुल हर्ब, मतलब काफिरों के देश के स्थान पर दारुल इस्लाम, मतलब इस्लामिक देश बनाना था। तो सोचिए, हाँ, मतलब अपने जो इसके फादर के फादर मतलब परदादा कहेंगे जो अकबर थे, तो उनकी नीतियों को ही अगर ये अनुसरण किया होता तो शायद इतने जल्दी मुगल साम्राज्य का इतनी तेजी से पतन नहीं हुआ होता। मतलब आप मुट्ठी भर हैं और आप जिस पे रूल कर रहे हैं उसी को आप काफिर समझ रहे हैं और पूरे मतलब एक बड़ी जनसंख्या को आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पूरा मध्यकाल का इतिहास ही नहीं पता है कि भाई इसके पहले भी बहुत प्रयास हुए और उससे कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन वही था कि धर्मान था, धार्मिक नीतियां थोड़ा कट्टर थी और धर्मांधता के पीछे कुछ राजनीतिक व्यवस्था भी इसकी थी। खैर वो सब चीजों में नहीं जाएंगे, क्लास आपका लंबा होगा। औरंगजेब इस्लामी कानूनों को अक्षरशः मानने के कारण अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर तथा अपने सादे रहन सहन, रोजे और नमाज की नियमित रूप से पालन करने तथा जीवन भर शराब न पीने के कारण शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है। तो औरंगजेब की 2 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, इसे जिंदा पीर और शाही दरवेश के रूप में जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है? तो सबसे पहले यही कि जो इसका बहुत ही सादा जीवन
था और उच्च विचार तो नहीं कह सकते, लेकिन सादगीपूर्ण तो जीवन था और नैतिकता से भी परिपूर्ण था। नहीं तो उस समय मुगलों के हरम में जहां हजारों की संख्या में रानियां रहती थी, इस तरीके की चीजें होती थी। ये मतलब 3 विवाह करता है और उसी में रहता है। साथ ही साथ जो एक बड़ा दुर्व्यसन था शराब पीने का, जहांगीर की स्थिति तो आप देख ही रहे थे, और शाहजहां भी, सभी पीते थे, अकबर स्वयं पीते थे। तो ऐसी स्थिति में ये शराब से परहेज कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सत्ता आने के बाद अगर इस सब चीजों से व्यक्ति बचा रहे वर्तमान में भी, तो उसकी सफलता तो तय ही है। और औरंगजेब की अगर कुछ धार्मिक और राजपूत नीति गड़बड़ नहीं हुई होती तो ऐसा नहीं था कि ये योग्य नहीं था या जुझारू नहीं था। देखा जाए तो सबसे योग्य और जुझारू व्यक्ति था, लेकिन जब आप गलत नीतियों का अनुसरण करेंगे तो आपका बिखरना भी तय हो जाता है। औरंगजेब ने प्रारंभ से ही अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर कलमा मतलब कुरान की आयातें खुदवाना, पारसी नववर्ष नवरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने आदि पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सारे काम औरंगजेब ने किए थे, अपनी धार्मिक कट्टरता के तहत किया था। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। तो सती प्रथा पर देखिए प्रतिबंध लगाने का काम आंशिक रूप से ही सही अकबर के द्वारा भी किया गया था। प्रयास तो अकबर ने ही भी किया था, लेकिन चूंकि हिंदू बहुसंख्यक जनता ने उसका विरोध किया कि भाई ये हमारे धर्म का आंतरिक मामला, इसमें आप हस्तक्षेप न करें, तो वो पीछे हट गया। लेकिन औरंगजेब ने इसे कड़ाई से लागू किया और सती प्रथा को रोकने में अगर व्यापक स्तर पर प्रयास देखा जाए तो वो औरंगजेब का नजर आता है। आंशिक रूप से तो अकबर के द्वारा भी किया गया था। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया था, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद करवाया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में एक राज्यादेश द्वारा बिक्री योग्य माल पर मुस्लिम व्यापारियों से 2.5%, जबकि हिंदू व्यापारियों से वस्तु का 5% की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया। उसने 1667 ईस्वी में मुस्लिम व्यापारियों को शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया। मतलब करता क्या है कि मुसलमानों से 2.5% टैक्स लेता है, हिंदुओं से 5%, और जो 2.5% मुसलमानों से ले रहा था वो भी एक समय के बाद जो है जाकर के बंद कर देता। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है कट्टरपन की चीजें हावी थी और ये अपने मुस्लिम लोगों को खुश करना चाह रहा था, मुस्लिम जनता का। औरंगजेब के आदेश के फलस्वरूप 1669 ईस्वी में बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित केशव राय मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है वो तोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्वनाथ मंदिर को लेकर के तो वर्तमान में भी विवाद है ही है। अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष तुलादान प्रथा। मतलब तुलादान में क्या होता था कि बादशाह को सोने चांदी से तौला जाता था। मतलब एक पड़ले पे ये बैठ जाते थे बादशाह, दूसरे पड़ले पर बेशकीमती सामान रखा जाता था और फिर उन सामानों को गरीबों, दुखियारों, मतलब लोगों में बांट दिया जाता था, मतलब जो जरूरतमंद लोग होते थे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया। यद्यपि उसे 1704 ईस्वी में दक्कन से हटा लेना पड़ा। मतलब जजिया को भी ये इम्प्लीमेंट करता है, हालांकि इसे कहीं कहीं हटाना भी पड़ा था। औरंगजेब की जजिया कर लगाने का उद्देश्य संभवतः धार्मिक न होकर शुद्ध राजनैतिक था, क्योंकि वह मराठों और राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को जो है वो संगठित करना चाहता था। तो जजिया कर इसलिए लगा रहा था, जो मैंने पीछे बताया, कि ये कहीं न कहीं उसकी राजनीतिक व्यवस्था भी थी। व्यवस्था कैसे थी? क्योंकि ये राजपूतों को अपना दुश्मन बना बैठा और चूंकि राजपूत बहुत सशक्त कौम हमेशा से रही है, तो ऐसे में उसका मुकाबला तभी कर सकते जब इन्हें पूरी तरीके से मुहंडनों का सपोर्ट मिले। तो इसीलिए इस तरीके की चीजें कर रहा था। औरंगजेब ने गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार की रात को पीरों की मजारियों में अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया था। तो जो बृहस्पतिवार की जो रात होती थी, जिसे जुमे रात कहा जाता था, तो उस दिन क्या होता था कि जो संत महात्मा, जो पीर लोग होते थे मुस्लिम धर्म में, तो उनके मजारों पर इस तरीके के आयोजन होते थे। इसको प्रतिबंधित करने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने। जनता पवित्र कानून मतलब शरीयत या धर्म के अनुसार जिंदगी बसर कर रही है या नहीं, इसकी देखभाल करने के लिए औरंगजेब ने मुहतसिब मतलब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक या धर्म अधिकारी नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी।
तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है तो मुगल वह कौन सा मुगल शासक था जिसने लोगों के आचार विचार मतलब वो सही से धर्म के अनुसार चल रहे कि नहीं इसको ध्यान में रखने के लिए मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था, तो वो औरंगजेब ने किया था। अब थोड़ा सा औरंगजेब की राजपूत नीति की चर्चा कर लेते हैं। तो औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई जहांगीर तथा शाहजहां द्वारा अनुसरण की गई राजपूत नीति में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वह राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के कार्यान्वित होने में सबसे बड़ी बाधा समझता था। औरंगजेब के समय आमेर के राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह तथा जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रमुख राजपूत जो है वो नेता थे। औरंगजेब और राजपूतों के संबंध में कटुता 1679 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की उसकी अदूरदर्शी नीति के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई थी। मतलब होता क्या है कि जसवंत सिंह डेथ कर जाते हैं और ऐसे में जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं तो उनको वैधता न दे करके औरंगजेब जो है दूसरे को उत्तराधिकारी बनाने का वचन देता है और यहीं से राजपूतों और मुगलों के संबंध खराब होते हैं। 1679 ईस्वी में अफगानिस्तान की सीमा पर हुए जमरूद के युद्ध में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और मृत्युपरांत उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह का जो राजगद्दी पर वैध अधिकार को अमान मतलब जसवंत सिंह की जब डेथ होती है तो उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो एक पुत्र को जन्म देती है जिनका नाम अजीत सिंह रहता है। और वहां के लोगों का मानना था कि भाई अजीत सिंह वैध उत्तराधिकारी हैं, इन्हें जो है राजा की उपाधि दी जाए और इनके संरक्षक के तौर पर लोग काम करेंगे। लेकिन औरंगजेब ने इसे मानने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि हम एक ऐसी कठपुतली को वहां बैठाएं जो हमारे हिसाब से चीजें चले। औरंगजेब ने अजीत सिंह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही जोधपुर का टीका मतलब वही जो गद्दी है 36 लाख रुपए के बदले में जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंद्र सिंह को देने का वचन दे दिया था। तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और ये फिर जाकर के आगे तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने ज्यादा संघर्ष की स्थिति बन जाती है। जब दुर्गादास मतलब जसवंत सिंह का सेनापति था, औरंगजेब से अजीत सिंह के वैध अधिकार की मांग किया, तब औरंगजेब ने शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह जो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो इन्हें जो है उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा। और औरंगजेब ये अच्छी तरीके से जानता था कि अजीत सिंह कभी भी इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। अब अजीत सिंह क्या, अजीत सिंह तो अभी 1 वर्ष के भी नहीं होते हैं, मतलब बहुत छोटे रहते हैं। बेसिकली अजीत सिंह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यही जो दुर्गादास राठौर थे और ये जसवंत सिंह के समय में ही योग्य कमांडर थे और यही जो है उस समय राजपूतों के एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर करके आए थे। 1709 ईस्वी में सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी अदूरदर्शिता के कारण मतलब एक छोटा सा 33 लाख रुपया कौन सी बड़ी बात थी मुगल बादशाह के लिए, लेकिन नहीं, इसको भी टसन था कि भाई हम जो है राजपूतों को कमजोर करेंगे या राजपूतों को ही आपस में लड़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी मंशा रहती थी कि राजपूत को पूरी तरीके से जैसे दक्कन में मराठों को दमन करना चाहता था, उसी तरीके से राजपूताना में राजपूतों की ही नीति थी। और ये दोनों ही नीतियां इसके लिए बैकफायर का काम करती हैं, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी थी, इनके पास अब उस तरीके के संसाधन नहीं रह गए थे। और दूसरी चीज, चाहे साउथ हो चाहे इधर उत्तर पश्चिम हो, तो यहाँ के जो शासक थे वो काफी सशक्त हो गए थे। तो औरंगजेब के समय में हुए विद्रोह को अब देख लेते हैं। तो राजपूत नीति के बारे में देखा कि किस तरीके से चीजें खराब होती गई और बाद में वही है कि लगातार विद्रोह का हुआ और इनके जो उत्तरवर्ती मुगल शासक होते जैसे बहादुर शाही आते हैं तो वो कुछ डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको उस तरीके का समय नहीं मिल पाता और उसके बाद तो एक से बढ़कर एक अयोग्य आते रहते हैं। अब जाटों का विद्रोह देखते हैं। तो औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया था। जाटों का विद्रोह आर्थिक कारणों से लेकर शुरू हुआ था। इस विद्रोह को सतनामी आंदोलन का भी समर्थन प्राप्त था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया था। तो ये गोकुला को जानते रहिएगा, सबसे पहला औरंगजेब के समय में इसके ही नेतृत्व में विद्रोह हुआ था।
तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को पराजित किया और गोकुला को बंदी बनाकर के मार डाला गया। तो ये तिलपत का युद्ध याद रखिएगा ये, और इसी में गोकुला की निर्णायक पराजय होती है और मारे जाते हैं। 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। तो गोकुला के बाद राजा राम आते हैं और समय इनका था 1685 ईस्वी में। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमले के साथ साथ लूट मार की भी नीति अपनाई थी। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकाल करके जला दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है, क्योंकि जो आगरा में सिकंदरा है वहीं अकबर की कब्र है, और मोहंडन में तो बॉडी को जलाया जाता नहीं, इस्लाम धर्म में उनको दफनाया जाता है। तो ऐसे में ये करता क्या है कि अकबर की कब्र को तोड़ता है, वहां से जो अवशेष होते हैं उनको जला देता है, मतलब एक तरीके से अपमानित करने का प्रयास करता है मुगल शासक को। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामण या चूड़ामन भी कहीं लिखा रहता है, चूड़ामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। उसने मथुरा के निकट भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोकुला हुए, गोकुला के बाद फिर दूसरी जो चीजें होती हैं वो होती हैं राजा राम के नेतृत्व में होती हैं, और तीसरा जो होता है वो चूड़ामन होते हैं। तो ये तीन जो जाटों का विद्रोह, बड़ा विद्रोह होता है औरंगजेब के समय में होता है। और चूड़ामन जो वर्तमान में राजस्थान में, जैसे आप आगरा से इंटर करेंगे राजस्थान में तो भरतपुर एक क्षेत्र पड़ेगा, तो भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? यही चूड़ामन ने की थी। औरंगजेब के समय जाटों के विद्रोह का नेतृत्व क्रमशः गोकुला, फिर राजा राम, फिर चूड़ामन ने किया था। सतनामी विद्रोह की चर्चा कर लेते हैं। तो 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बीरभान ने की थी, और यह नामक एक संत ने नारनौल में की थी। और नारनौल कहाँ है? तो वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। सतनामियों को एक ईश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है। इनके धार्मिक ग्रंथ को जो है वो पोथी कहा जाता है। तो थोड़ा सा सतनामियों के बारे में मैंने डिटेल से बताया, क्योंकि यहाँ से विद्रोह के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा, और इसकी स्थापना किसने की थी, इसके धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया। तो कभी भी प्रश्न आपकी स्टेट पीसीआर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जानते रहिए। फिर शहजादा अकबर का विद्रोह, तो औरंगजेब का एक बेटा रहता है, उसने भी विद्रोह अपने पिता के खिलाफ किया, और ये तो सिलसिला चला ही आ रहा है। अगर हुमायूं को छोड़ दे, अकबर को छोड़ दे, तो अकबर के समय में सलीम ने विद्रोह किया। सलीम के बाद जो होते हैं मतलब जहांगीर होते हैं, तो जहांगीर के बाद शाहजहां ने विद्रोह किया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब और दारा सिकोह, शाह शुजा, मतलब पूरा कायदे से लड़े ही थे सारे भाई आपस में उत्तराधिकार को लेकर के, और इसी कारण से उनको 8 वर्ष कैद में भी रहना पड़ा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में। मतलब शाहजहां को 1656 से 1866 ईस्वी तक, मतलब ये 8 साल कैद में रहते हैं। और फिर इनके समय में भी इनका जो बेटा होता है अकबर, औरंगजेब का, तो मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के राठौरों से सहयोग का आश्वासन पाकर शहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 ईस्वी को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। तो यही है ना जो मैंने पीछे बताया कि भाई अब जो राजपूत थे वो भी इसके खिलाफ थे, मराठे भी खिलाफ थे। इन लोगों ने एक अवसर देखा कि क्यों नहीं इसे इसके राज्य में ही चुनौती दी जाए। तो ऐसे में इसके एक पुत्र रहते हैं अकबर औरंगजेब के, उसको ये लोग कहते हैं कि भाई आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। और शहजादा अकबर जो है वो विद्रोह कर देता है। शहजादा अकबर ने 1681 ईस्वी में अजमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। असफल होकर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा। तो औरंगजेब के ऊपर ये अटैक भी करता है, लेकिन चूंकि ताकतवर सेना रहती है औरंगजेब की, ये सफल नहीं होता। ऐसे में ये भाग करके दक्कन में जाता है। वहां मराठा जो उस समय शासक संभाजी रहते हैं उनसे सहयोग भी मांगता है। और अभी जो मूवी आई थी छावा, उसमें आप ये चीज देखेंगे भी। बहरहाल बात बहुत ज्यादा बनती नहीं है, और फिर ये वहां से निकल जाता है। किंतु औरंगजेब के दक्षिण पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। और ये मूवी में दिखाया भी गया, तो इसलिए कभी ऐतिहासिक मूवी आए तो देखा करिए।
कुछ आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। जैसे इसको लेकर के एक जैसे जोधा अकबर हुआ या बाजीराव मस्तानी हुआ या छावा हुआ, तो ये सब पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें, भाई देखिए जो कथानक है थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के तो चीजें रहती हैं, नहीं तो अगर इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां दिखाएंगे तो आप लोग क्लास में बैठेंगे कि मूवी देखने जाएंगे। थोड़ा बहुत रोमांस रोमांस तो चलेगा भाई, जो नायिका रहेंगी तो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होती हैं, तो ऐसी मूवी को तो जरूर देखना चाहिए। औरंगजेबों का दमन, अंग्रेजों का दमन, तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में परास्त कर उसे बाहर खदेड़ दिया था। तो ये भी आप जानिए कि 1686 ईस्वी में औरंगजेब का जो है अंग्रेजों से एक इशू को लेकर के विवाद होता है, और औरंगजेब को लगा कि अंग्रेजों को लगा कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, अभी हम लड़के जीत जाएंगे। वो लड़ते हैं और बुरी तरीके से वो पराजित होते हैं और औरंगजेब ने उन्हें हुगली से ही खदेड़ दिया था। इसके बाद उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया और उसका नाम इस्लामाबाद कर दिया। तो जो चटगांव था अंग्रेजों का ये महत्वपूर्ण केंद्र था, इस पर भी औरंगजेब ने अधिकार करके इसका नाम क्या रखा, इस्लामाबाद रखा। तदुपरांत एक मुगल फौजदार की यहाँ नियुक्ति भी किया था, मतलब यहाँ प्रत्यक्ष शासन करवाया था औरंगजेब ने अंग्रेजों को हटाने के बाद। अब इसके समय में कुछ सिख विद्रोह भी होते हैं, तो औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वाले सिख अंतिम थे। यह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। इस प्रकार अपनी अदूरदर्शिता पूर्ण नीतियों के खिलाफ हुए विद्रोहों तथा दक्कनी राज्यों में मराठों का दमन करते हुए 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमद नगर के पास औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो जाती है, मतलब वो दक्कन में ही मरता है। और औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफन कराया गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो औरंगजेब की जो कब्र है वो किस संत के अहाते में है। तो बुरहानुद्दीन एक संत होते हैं, उन्हीं का जो खानका था, जो कब्र थी, वहीं उसी के अहाते में ये भी दफन कराया गया। तो चलिए आज का जो क्लास था वो यहीं तक था, और फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। लेकिन कुछ हमारे लिंक्स हैं, इसको तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये समृद्धि IAS का हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। @समृद्धि IAS ऑफिशियल, साथ ही साथ संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है। समृद्धि IAS तो आप जो है जुड़े ही हुए हैं। तो ये सारे चैनल बहुत बेनिफिशियल है, तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट भी करें। और अगर आप किसी वीडियो पे और चाह रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाएं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी निश्चित तौर पे वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, चलें फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।